भारतवासियों, बहनों और भाइयों, मैं आज आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस साल बरसात बहुत अच्छी हुई है और मैं हमारे सब किसान, खेत मजदूर भाइयों को, बहनों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत साल बाद ऐसी बरसात हुई। आज जब हम सोचते हैं पिछले सालों का और हम आगे देखते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को हमें दोनों करना चाहिए, दोनों बातें करनी चाहिए। एक तरफ हमें आगे देखना है भविष्य की तरफ कि देश को कहां ले जाना है, हमारी जनता को कैसे आगे बढ़ाना है, और दूसरे तरफ हमें देखना है कि हम कैसे रास्ते से निकल के आए हैं और कैसा सुधार हो सकता है भविष्य में। आज जब हम पिछले 4 साल की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले तो देश की आर्थिक स्थिति में हमें दिखाई देता है कि परिवर्तन बहुत हुआ, लेकिन साथ में हमें याद रखना चाहिए कि 84 में और 85 में खराब बरसात हुई थी और फिर 86 में सूखा पड़ा था और पिछले साल बहुत भयंकर सूखा पड़ा जैसा किसी को याद नहीं था। लेकिन इस सब के बावजूद भी देश बहुत मजबूती से आगे बढ़ा है। पिछले साल हमने सूखे का पूरी तरह से मुकाबला किया। दिल्ली से, केंद्र से हमने पहले ध्यान देना शुरू किया और हमने बहुत सख्ती से कार्रवाई करी। हमारी पूरी कोशिश थी कि जहां तक सूखे की समस्या हो, हम राजनीति को बीच में ना लाएं और हमारा ध्यान पूरा लोगों की तरफ जाए, जनता की तरफ जाए, उनके तरफ रहे जो सूखे के दबाव के नीचे झुक रहे थे, जिनको मदद की जरूरत थी। हमने पिछला साल इसी काम में लगाया। हमारा पूरा ध्यान जनता की तरफ था, हम और चीजों में डूबे हुए नहीं थे। और क्योंकि हमने पूरा ध्यान दिया, भारत इस भयंकर सूखे से निकला है और हमारी विकास की गति रुकी नहीं, थोड़ी धीमी जरूर हुई, लेकिन तब भी हम आगे बढ़े हैं और मजबूती से आगे बढ़े हैं। दुनिया ने देखा भारत ने कैसे इस सूखे का मुकाबला किया है और दुनिया समझ गई है कि भारत अब एक मजबूत देश बन गया है, बहुत बड़े बड़े संकट का सामना कर सकता है। कोई भी भारत को आज दबा नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है। मैं आज उन सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस सूखे के मुकाबले में अपना कंधा लगाया था, काम किया था, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे दूसरे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में थे। लेकिन सबसे ज़्यादा बधाई मैं किसानों को और खेत मजदूरों को देना चाहता हूं, उन सूखे इलाकों के जिन्होंने बहुत दृढ़ता से उसका मुकाबला किया था। मैंने कहा कि सूखा पड़ा था, लेकिन तब भी देश का विकास नहीं रुका। देश तब भी तेजी से आगे बढ़ा है। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो परफॉर्मेंस थी बहुत ही अच्छी रही है। इसी तरह से भारत का औद्योगिकरण भी तेजी से होता रहा है, हमने उसे रुकने नहीं दिया। पहली बार ऐसे मुश्किल से निकलते हुए देश आगे बढ़ा है, विकास की गति रुकी नहीं। पहली बार
हमें दूसरों के दरवाजे पे बर्तन लेके पहुंचना नहीं पड़ा था। ये गौरव की बात है, ये शान की बात है और ये हम कर पाए हैं क्योंकि 40 साल से जो पंडित जी ने, इंदिरा जी ने काम किया था, उसका नतीजा आज हमारे सामने है। इन कठिनाइयों से निकलते हुए भी हमने गरीबों की तरफ हमारा ध्यान कम नहीं किया। हमारे गरीबी हटाने के कार्यक्रमों को हमने और मजबूत किया और बहुत तेजी से लागू किया, चाहे महिलाओं के लिए थे, चाहे बच्चों के विकास के कार्यक्रम थे, चाहे हरिजन आदिवासियों के लिए कार्यक्रम थे, हमने बहुत मजबूती से लागू करें। जितना साधन हमने इन सालों में गरीबी हटाने में लगाया है, पहले कभी नहीं लगाया गया था। तब भी कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे बहुत दुख होता है। पिछले दिनों में जहानाबाद में एक बहुत बड़ी घटना हुई, एक दुर्घटना हुई। इससे पूरे देश का सिर झुक जाता है और हमारी कोशिश होगी कि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो पाए। मैं जानता हूं कि हमारे कानूनों में कभी कभी कमियां होती हैं, कभी जो कार्रवाई हम करने जाते हैं वो पूरी तरह से हम नहीं कर पाते हैं। अगर ज़रूरत होगी तो हम कानून बदलेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो और ठीक से समय पे लोगों को सज़ा मिले। इसी तरह से हमें देखना है कि हमारे अल्पसंख्यकों को पूरा मौका मिले आगे बढ़ने का, देश बनाने में अपना हाथ लगाने का। हमारे कमज़ोर हलकों को मदद चाहिए, सहायता चाहिए और वो हम देंगे। हमें देखना है कि हमारे देश के जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हें हम और मजबूत करें, आगे बढ़ने का मौका दें। आर्थिक स्थिति तो मजबूत रही। इसी तरह से इन सालों में हमने देश की राजनीति में भी कुछ मजबूती पहुंचाई है। अगर आप याद करें, 3.5 साल हुए नवंबर 84 में जब हमारी सरकार आई थी, तब देश की क्या स्थिति थी आपको याद होगा। एक काला बादल देश पे छाया हुआ था। लोगों के दिल में, मन में एक ही प्रश्न था कि देश का क्या होगा, भारत एक रहेगा कि भारत टूट जाएगा। इंदिरा जी की हत्या हुई थी, दिल्ली में दंगा फसाद हो रहा था, पंजाब की बुरी हालत थी, आसाम में आंदोलन चल रहा था, मिजोरम में आंदोलन था, त्रिपुरा में आतंकवाद चल रहा था, बंगाल में दार्जिलिंग के पहाड़ों में एक नया आंदोलन शुरू हो गया था और दक्षिण में हमारे तमिल लोग असंतुष्ट थे क्योंकि श्रीलंका में तमिल्स की समस्याएं बहुत बड़ी चल रही थी। आज अगर हम देखें तो बहुत सुधार आया है। श्रीलंका में एक समझौता हुआ है, हमारी उम्मीद है जल्दी से पूरा होगा, लेकिन जो दक्षिण भारत में लोग असंतुष्ट थे वो अब दूर हो गई है। दार्जिलिंग में एक समझौता हुआ है और शांति आ गई है। त्रिपुरा में समझौता हुआ है, आतंकवाद खत्म हो गया है। मिजोरम में समझौता हुआ, शांति आई है। आसाम में शांति आई है। पंजाब में भी बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन जितना हम चाहते थे वो नहीं हो पाया है। अगर हम देखें, पंजाब को 84 में देखें और 88 में देखें तो आप देखेंगे कितना फर्क है। वो भावना नहीं है। आज प्रशासन हमारे साथ मजबूती से चल रहा है। आज पंजाब की जनता देश के हक में खड़ी है।
आज उग्रवाद का, आतंकवाद का मुकाबला मजबूती से पंजाब का हर व्यक्ति कर रहा है। हमने इन दिनों में दिखाया है कि जहां पर भारत की सरकार मजबूती से, सख्ती से खड़े होना चाहती है, अपना मजबूत हाथ दिखलाना चाहती है, तो हम बहुत मजबूती से काम कर सकते हैं। पिछले महीनों में जो ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ था, उससे हमने दिखाया खाली देश को नहीं बल्कि दुनिया को कि भारत के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बहुत अनुशासन में और बहुत मजबूती से कार्रवाई कर सकती हैं। साथ में हमने दिखाया कि जो आतंकवादी हैं वो खाली आतंकवादी हैं, उनके दिल में, उनके मन में कोई धर्म नहीं है। जिस तरह से और जो काम उन्होंने उस पवित्र स्थान में किया, वैसा भारत के किसी भी पवित्र स्थान में कभी भी शायद नहीं हुआ है। इस तरह का डेसिक्रेशन ना हमने देखा था और ना हमारी उम्मीद है कि भारत के किसी भी पवित्र स्थान में ऐसा भविष्य में भी हम देखें। सीमा पर हम बहुत तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं जिसमें लोग आर पार ना आ पाएं और हम आतंकवादियों को काबू कर पाएं। हमारा दुख है कि सीमा पार से आज भी उन्हें सहायता मिलती है और हमारी उम्मीद है कि वहाँ के लोग जल्दी से समझ जाएंगे उनकी गलती की गंभीरता। हम नहीं चाहेंगे कि हमें कोई ऐसी कार्रवाई करनी पड़े जिससे उन्हें बाद में पछताना पड़े या कुछ सोचना पड़े। इन सालों में हमने देश की भावना बिल्कुल बदल डाली। कहाँ वो भावना थी, कहाँ वो काले बादल थे 84 के, और कहाँ आज एक मजबूत देश गौरव के साथ, धीरज के साथ आगे बढ़ रहा है। आज कोई देश के टूटने का प्रश्न नहीं उठाता है, क्योंकि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत की ऐसी शक्ति है कि भारत को कोई भी कमजोर नहीं कर सकता है। तब भी हमारी एक कमजोरी है जो हमें पूरी तरह से दूर करनी है। हमारे देश में फिरकापरस्त शक्तियों को हमें खत्म कर देना है। हमें देखना है कि हमारी धर्मनिरपेक्षता मजबूत हो। हमें देखना है कि कोई भी राजनीति में धर्म को मिलाकर नहीं चलाए। हम देखेंगे अगर कानून की ज़रूरत होगी, अगर दूसरी कार्रवाई की ज़रूरत होगी तो हम वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम इन फिरकापरस्त शक्तियों का मुकाबला पूरी तरह से करेंगे। हम कोशिश करेंगे सबको एक साथ लेकर, सब जो फिरकापरस्त शक्तियों का मुकाबला करना चाहते हैं उन्हें हम एक करेंगे, एक साथ चलेंगे और इन शक्तियों का मुकाबला करेंगे। हमारी हर वक्त कोशिश है कि भारत में सर्वधर्म समभाव की जो भावना बनी है वो मजबूत हो और बनी रहे। इन सालों में हमने भारत की सुरक्षा की तरफ भी बहुत ध्यान दिया है। आज हमारी फौजें बहुत मजबूत हैं। जितनी मजबूत आज हमारी फौजें हैं उतनी मजबूत कभी नहीं थी। आज हम कई तरफ से आक्रमण का मुकाबला कर सकते हैं, ये पहले कभी नहीं होता था। साथ में हमने हमारी फौजों, हमारी डिफेंस की जो R&D है, जो विज्ञान है और जो टेक्नोलॉजी है, उसे बहुत बढ़ावा दिया है। पहली बार हमारी टेक्नोलॉजी बिल्कुल आगे निकल गई है। आगे निकले हुए देशों के मुकाबला कर रहे हैं। कई जगह हम उनके बिल्कुल साथ मिल गए हैं। हमारी उम्मीद है आते हुए सालों में हम और मजबूती से इस रास्ते पर चलेंगे और हम दुनिया को दिखाएंगे कि भारत
पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, पूरी तरह से हर चुनौती का मुकाबला कर सकता है। कोई भी हमें हमारे रास्ते से नहीं उतार सकता है। आज के दिन मैं हमारे सब फौजी भाइयों और बहनों को मुबारक देना चाहता हूं, उनके अनुशासन पे, उनके काम पे, उनकी दृढ़ता पर, उनके मजबूती से हम भारत में आनंदवन सो सकते हैं रोज। इसी तरह से हमने इन सालों में भारत का नाम दुनिया में बहुत ऊंचा उठाया है। हम चाहते हैं कि हमारी दोस्ती सबके साथ हो। हम चाहते हैं पूरी दुनिया में मानवता की एकता की भावना बने, जिसमें सबका ध्यान गरीबी दूर करने में लगे, सबका ध्यान कमजोर लोगों को आगे बढ़ाने में लगे। हम चाहते हैं कि गांधी जी के सिद्धांत अहिंसा के, गांधी जी के सिद्धांत सहनशीलता के दुनिया भर में फैलें, और हमने अपना पूरा जोर लगा दिया है इन सिद्धांतों को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा हमने दुनिया के 101 देश में ये भावनाएं पहुंचाई हैं, लेकिन उससे भी आगे हम निकल पाए हैं। हम उन देशों में भी ये भावनाएं पहुंचा पाए हैं जो बिल्कुल इन सिद्धांतों को मानते नहीं थे। बड़ी शक्तियों पर भी ये सिद्धांत पहुंचे हैं और उनका प्रभाव हुआ है। हमारी उम्मीद है कि इस रास्ते पर हम और भी मजबूती से चल पाएंगे। दुनिया में एक नई भावना पहुंचाएंगे, शांति की, सहनशीलता की, मानवता को एक बनाने की, आगे बढ़ाने की। और इस रास्ते पर पंडित जी ने हमें चढ़ाया था, इंदिरा जी ने हमें चलाया था, और इस रास्ते पर हम मजबूती से चलेंगे, हम हटेंगे नहीं। पड़ोस में हम हमारे पड़ोसी देशों से दोस्ती चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपस में मिलकर हमारे लोगों के विकास का काम करें, हमारे लोगों के विकास की बातें करें। इसी में हमने सार्क को शुरू कराया और सार्क बहुत मजबूती से आगे बढ़ा है। अभी भी मुश्किलें काफ़ी हैं, रास्ता कठिन है, लेकिन हम उसे कठिन नहीं बना रहे हैं। हमारे दिल में दोस्ती है, सहनशीलता है। हम चाहते हैं कि हमारा रीजन मजबूत हो, और हम इस रास्ते पर और तेजी से काम करेंगे। हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में एक आंदोलन चल रहा था, और हमें बहुत खुशी है कि एक समझौता हुआ है और वहाँ भी शांति आ जाएगी। लेकिन ज़रूरी है कि जेनीवा में जो समझौता हुआ उसी रास्ते पर लोग चलें, उससे उतरे नहीं। अगर वो समझौता टूटेगा तो कमज़ोरी आएगी, ऐसी शक्तियाँ आएंगी, ऐसी शक्तियाँ आगे बढ़ेंगी जो पूरे रीजन में कमज़ोरी लाएंगी। हमारी उम्मीद है कि सब पार्टियां जेनीवा के समझौते पर चलेंगी और उसमें कोई कमज़ोरी नहीं आने देंगी। दुनिया में एक ही का कोना है जिसमें आज भी रंग पर मतभेद चलता है। दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड आज भी चालू है। भारत ने आज़ादी के पहले से गांधी जी के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अपार्थाइड का मुकाबला किया और अपनी आवाज़ उठाई थी। आज भी बहुत मजबूती से हम अपनी आवाज़
अपार्थाइड को ख़त्म करने पे लगा रहे हैं, पूरा बल लगा रहे हैं और हम इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं जब तक अपार्थाइड ख़त्म होगा, जब तक दुनिया में गुलामी ख़त्म होगी। इसी तरह से फिलिस्तीनियों का जो आंदोलन है उस पर भी भारत मजबूती से सहारा देता है। हम चाहेंगे कि जल्दी से समझौता हो, हम चाहेंगे कि फिलिस्तीनियों को अपना एक घर मिले अपनी मातृभूमि में, और हम चाहेंगे कि शांति दुनिया के उस हिस्से में भी आए। लेकिन अगर गरीबी दूर होनी है, अगर कमज़ोर देशों को तेज़ी से आगे बढ़ना है, तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और जितने ज़ोर से, जितने ताकत से भारत ने ये आंदोलन उठाया है, जितने मजबूती से हमने अपनी आवाज़ उठाई है, शायद दुनिया में किसी और ने नहीं किया है। पहली बार यूनाइटेड नेशंस में हमने एक ऐसा एक्शन प्लान रखा जिससे पूरी दुनिया में डिसआर्मामेंट हो सकती है, शांति की भावना फैल सकती है। और पहली बार एक ऐसी योजना हमने रखी जिस पर सब मिलकर चल सकते हैं। हमारी उम्मीद है कि लोग इसी रास्ते पर आएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि ये जल्दी से नहीं हो सकता है, तेज़ी से नहीं हो सकता है, और ये रास्ता आसान नहीं है। 40 साल हुए जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के सिद्धांतों पर एक नई विदेश नीति निकाली थी। करीब 30 साल हुए उन्होंने गुटनिरपेक्षता का झंडा चढ़ाया था, और आज हम देख रहे हैं कि जो डिसआर्मामेंट की बात उन्होंने तब उठाई थी गुटनिरपेक्षता के नीचे, उस पर पहली बार कार्रवाई हुई है। जवाहरलाल नेहरू के बात उठाने के 30-35 साल बाद पहला समझौता हुआ है परमाणु शक्ति के हथियारों को ख़त्म करने का। तो हम जानते हैं कि ये रास्ता ना आसान है, ना जल्दी से हम इसे पार कर पाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि अगर दुनिया में शांति आनी है, अगर भारत जैसे देशों को आगे बढ़ना है, मजबूत होना है, और सबसे ज़रूरी अगर हमारी गरीब जनता को हमें ऊपर उठाना है, तो हथियारों पे जो खर्चा हो रहा है वो ख़त्म करना है। पूरा साधन गरीबी हटाने में लगाना है, मनुष्यता को ऊपर उठाने में लगाना है। इस आंदोलन पर भी हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, और हम कोई भी कमज़ोरी इसमें नहीं आने देंगे। इन सालों में दुनिया में भारत और ऊंचा उठा है, भारत को बहुत मान्यता मिली है, और बहुत बड़े बड़े सुझावों में भारत ने भाग लिया है। हमारी उम्मीद है कि आते हुए सालों में भारत और भी मजबूती से दुनिया में इस तरह से भाग लेगा। भारत में जो भावनाएं, भारत की जो ऐतिहासिक भावनाएं हैं, वो हम दुनिया में पहुंचा पाएंगे, क्योंकि तभी हमारा रास्ता बनेगा, क्योंकि तभी गांधी जी के सिद्धांत, गांधी जी की विचारधाराओं को हम पूरी तरह से दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन आज 15 अगस्त को हमें भविष्य की तरफ भी देखना है। हमें देखना है भारत के सामने कैसी चुनौतियां हैं। चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन अगर मुझे आपके सामने 2 रखनी हो, तो मैं सबसे पहले गरीबी की, बेकारी की रखूंगा, और दूसरा मैं आपके सामने रखूंगा भारत को महान बनाने की, भारत को उसी शिखर पर पहुंचाने की जहां भारत था गुलामी के पहले। गरीबी हटाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए बहुत करने की ज़रूरत है। बहुत काम हमने शुरू करा है, बहुत कार्यक्रम हमने लगाए हैं,
लेकिन तब भी बहुत और करने की ज़रूरत है। आज अगर तेज़ी से हमें गरीबी हटानी है, रोज़गारी देनी है, तो हमें सबसे पहले देहात की तरफ देखना है। जब हम देहात की तरफ देखते हैं तो किसान की तरफ देखते हैं, खेत मजदूर की तरफ देखते हैं कि वहाँ पर इन लोगों के सामने सबसे बड़ी कठिनाइयाँ हैं। हमारी कोशिश है कि हम सबसे पहले इस सेक्टर को मदद करें आगे बढ़ने में। अगर सचमुच में कृषि में विकास आना है तो हमें गंभीरता से भूमि सुधार की तरफ देखना है। अगर भूमि सुधार खासकर पूर्वी भारत में नहीं हो पाएगा तो वहाँ हरित क्रांति नहीं पहुँच पाएगी। हम बहुत गंभीरता से और जोर से इस प्रश्न को देखेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। फिर हमने इन सालों में देखा कि हमारी योजना, कृषि की योजना एक ही योजना थी, चाहे मैदानों के लिए हो, चाहे पहाड़ों के लिए हो, चाहे रेगिस्तान के किसान थे, चाहे दक्षिण भारत के किसान थे, हमारी योजना एक थी। हमने ये सब बदल डाला है। हमने देश को 15-16 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांट दिया है और अब हम बहुत बारीकी से देखते हैं कि किसान के सामने कैसी कठिनाइयां हैं, उसकी ज़मीन कैसी है, पानी कैसे मिलता है, कितने खाद की ज़रूरत है, कैसे बीज की ज़रूरत है, कैसी फसल लगनी चाहिए। पहली बार हम देख रहे हैं कि इतनी बारीकी से किसी ने किसान की समस्याओं को देखा। हमारी उम्मीद है कि इस साल हमारे कृषि सेक्टर में बहुत तेज़ी से विकास होगा। हमारी कोशिश है कि हम हमारे टारगेट दोबारा ऊपर उठा दें और कोशिश करें जो टारगेट्स हमने 3 साल हुए लगाई थी उन टारगेट्स पर हम वापस आ जाएं, क्योंकि इसी रास्ते से हम किसानों को, खेत मजदूरों को मदद कर पाएंगे। लेकिन आज हमारे सामने एक और बहुत बड़ा प्रश्न है। पिछले सालों में 40-50 साल में हमारी आबादी बहुत बढ़ गई है, साथ में बहुत विकास का काम हुआ है और इसका नतीजा ये हुआ है कि जहां 1 बीघे पर 3-4 लोग रहते थे वहां पर 30-40 लोग हो गए हैं, और दूसरे तरफ जहां 1 बीघा खेत के लिए होता था वहां सड़कें भी कट गई हैं, वहां अस्पताल आ गए, स्कूल आ गए, दूसरी संस्थाएं बन गई हैं, विकास का काम हुआ है और जमीन भी कम हो गई। हमें आज सोचना है कि जमीन पर कितने लोग रह सकते हैं और फिर हमें सोचना है कि हम कैसे दूसरों को रोजगारी देंगे। सबसे जरूरी है कि रोजगारी देहात में मिले। बेकारी दूर करनी है तो हमें देहात से शुरू करना है और यही हम करने जा रहे हैं। हमें देखना है कैसे किसान की जो पैदावार है उसकी वैल्यू एडिशन हो सकती है, कैसे उसे हम प्रोसेस कर सकते हैं जिसमें उसकी बिक्री अच्छी होए और किसान को ज़्यादा अच्छे भाव मिलें। कैसे ऐसे छोटे कारखाने लग सकते हैं जिससे किसान की पैदावार को, किसान के प्रोड्यूस को हम बाहर दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। हमारी उम्मीद तो होगी कि भारत के किसानों का काम हम दुनिया को दिखाएं, हम यहाँ से हमारे फल, सब्जी, अनाज को एक्सपोर्ट भी कर पाएं। हम इस तरफ देख रहे हैं और मैंने खास ध्यान सरकार में लगा दिया है इस तरफ। हमारी उम्मीद है कि ऐसे हम तेजी से विकास ला पाएंगे, खासकर पिछड़े हुए देहाती इलाकों में। साथ में हमें देखना है कि उद्योगीकरण भी तेजी से हो, क्योंकि बगैर तेज उद्योगीकरण से रोजगारी नहीं मिल सकती है, बेकारी दूर नहीं हो सकती है। हमें नए नए एरियाज ढूंढने हैं जहां पर ऐसी रोजगारी हम दे पाएं। दुनिया बदल रही है, उद्योग बदल रहे हैं,
लोगों के जीने के तरह बदल रहे हैं और उसी के साथ हमें देखना है किस तरह से हम नए एरियाज में रोजगारी ढूंढ सकते हैं। हमने ये काम भी तेजी से शुरू किया है और हमारी उम्मीद है कि आते हुए महीनों में, सालों में आप देखेंगे कि देश का नक्शा एकदम तेजी से बदल रहा है, देश मजबूत हो रहा है। हमारे गरीब लोगों को, हमारे युवकों को रोजगारी बहुत मिलेगी और तेजी से हम आगे बढ़ पाएंगे। एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिसको हम अभी भी पार नहीं कर पाए हैं। बहुत शिकायतें मुझे मिलती हैं कि हमारे कार्यक्रम पूरे तरह से देहात तक, जमीन तक, लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाते। हमें सोचना है कि ये क्यों होता है। मैंने कई बैठकें करवाई, लंबे लंबे घंटे हमने बहस करी और एक बात सामने आई कि जब तक हम पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों के हाथ में जिम्मेवारी नहीं देंगे, नीचे नहीं देंगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। गांधी जी ने बिल्कुल साफ कहा था, गांधी जी ने कहा था कि स्वराज की मेरी कल्पना ये नहीं कि सत्ता कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाए, बल्कि यह है कि जनता में सत्ता का दुरुपयोग रोकने की क्षमता पैदा हो। यही हम भी करना चाहते हैं। अगर कानून बदलने की ज़रूरत होगी, अगर संविधान को अमेंड करने की ज़रूरत होगी, तो हम ज़रूर करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम देखेंगे कि जनता के हाथ में पूरी ताकत आए, क्योंकि हम जानते हैं कि खाली इस तरह से हम हमारे कार्यक्रमों को पूरे तरह से कामयाब कर सकते हैं, पूरे तरह से आप तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन आज जब हम भविष्य की तरफ देखते हैं तो हमें हमारे राष्ट्र की तरफ देखना है, हमारे देश की तरफ देखना है और हमें सोचना है कि हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। गरीबी हम दूर करेंगे, बेकारी हम दूर करेंगे, लेकिन देश कैसा बनेगा? हमारी कोशिश होनी चाहिए कि देश को हम उसी शिखर पर, उसी ऊंचे स्तर पर पहुंचा दें जहां पर भारत था। 250-300 साल हुए जब दुनिया के कोने कोने से लोग आते थे भारत को ढूंढने। हम वहां भारत को तभी पहुंचा पाएंगे अगर हम भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करेंगे, अगर हम सबों का मुकाबला करेंगे जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं। भारत मजबूत तब होता है जब भारत का हर हिस्सा मजबूत होता है, लेकिन भारत मजबूत तभी रहता है जब केंद्र मजबूत रहता है। हम देखेंगे कि केंद्र को कोई कमजोर न कर पाए, केंद्र की ताकत पूरी रहेगी, किसी भी तरह से हम कम नहीं होने देंगे। आपके जैसे मुझ पर भी मेरे कंधों पर भी भारत की विरासत गिरी है। हम सब गांधी जी की, जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा जी की परंपरा में आगे बढ़ रहे हैं। हमें देखना है कि उनके जो सिद्धांत थे, उनकी विचारधाराओं पर हम आगे बढ़ें। हमें याद रखना है कि हम गांधी जी के, पंडित जी के, इंदिरा जी के रास्ते पर आगे बढ़ें, लेकिन साथ में हमें याद रखना है कि आज की समस्याओं के जवाब, आज के प्रश्न के जवाब हमें देने हैं। जवाब हमें इतिहास में नहीं मिलेंगे और हमें बहादुरी से, ताकत से, सोच समझकर भारत का रास्ता बनाना है। हमें याद रखना है कि कुर्बानी की जरूरत हो तो हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार होना है।
गांधी जी ने कुर्बानी दी थी, पंडित जी ने कुर्बानी दी, इंदिरा जी ने अपना बलिदान दिया। सबको, पूरे देश के लोगों को हर कुर्बानी के लिए तैयार होना चाहिए। इसी तरह मैं भी आज हर त्याग के लिए तैयार हूं, भारत को मजबूत करने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए, उस शिखर पर चढ़ाने के लिए आज हम सबको प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम भारत से गरीबी हटाएंगे, बेकारी हटाएंगे, कि हम भारत को महान बनाएंगे। और ये करने के लिए जो भी बलिदान की ज़रूरत होगी, जो भी कुर्बानी की ज़रूरत होगी, जो भी त्याग की ज़रूरत होगी, वो हम करने को तैयार होंगे। आज 15 अगस्त को लाल किले से ये प्रतिज्ञा मैं करता हूं, आपके साथ काम करके हम भारत को उसी ऊंचे स्तर पर पहुंचाएंगे। धन्यवाद। मेरे साथ जोर से बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।